बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 20th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन दैट इज़ आईआर रेडिएशन विद द मैटर, और उसका जो रिज़ल्ट है उसको हम आगे यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर and different properties of compounds. So let's see what is IR spectroscopy and what is its characteristic and applications. So infrared spectroscopy, IR spectroscopy is the infrared spectroscopy. Spectroscopy क्या है? It is an instrumentally added studies of the interaction between matter, कौन सा मैटर जिसको हमने एनालाइज करना है, और एनर्जी। ठीक है, तो मैटर और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कोई भी पोर्शन यूज़ होता है। सो द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट इज़ इंस्ट्रूमेंटली स्टडीड थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास एक लार्ज कलेक्शन है जो कि एक्स रेज से विजिबल लाइट, देन माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स डिफरेंट होती हैं, जो कि डिपेंड करती हैं इनकी वेवलेंथ पे और इनकी फ्रीक्वेंसी पे। तो कोई भी एक ख़ास पोर्शन केमिस्ट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टू मैनिपुलेट द एनर्जीज़ विद इन अ मॉलिक्यूल, कि जो एनर्जी लेवल्स हैं विद इन अ मॉलिक्यूल, कौन सा एनर्जी लेवल जो है, जैसे हमने जब यूवी विजिबल स्टडी किया तो हमने उसमें देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है एक ऑर्बिटल से दूसरे में वो ऑब्ज़र्व होती हैं यूवी विजिबल में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कौन सी हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अगर हम मोलेकुलर इफ़ेक्ट्स देखें तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ हैं या रेडियो वेव्स हैं, दे आर लो फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गर वेवलेंथ। जबकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, एनर्जी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दैट इज़ E इज़ इक्वल्स टू h म्यू, और E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और म्यू। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है एंड द वेवलेंथ गेट्स स्मॉलर। अब क्या होता है कि अगर हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो जो रेडियो वेव्स हैं दे कॉज न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस। जो माइक्रोवेव्स हैं दे कॉज रोटेशनल मोशन, वो रोटेट करवाती हैं। जो इंफ्रारेड हैं दे कॉज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। जो यूवी और आईआर है जो हमने लास्ट टाइम देखा था दे कॉज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड द रेस्ट ऑफ द अदर रेज दे कॉज आयनाइजेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट द इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड क्या करवाती है? मोलेकुलर वाइब्रेशंस। सो लेट्स सी कि वो क्या होती हैं। ठीक है, ये आपके पास एक ओवरव्यू है जो हमने लास्ट में देखा था कि एनर्जी क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज़ इक्वल्स टू h म्यू और hc बाय लैम्डा। और वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। अब वेव नंबर यहाँ पे एक नई टर्म है। ये क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि जब हम आईआर स्पेक्ट्रा को देखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे तो उसमें एक्चुअली प्लॉट होता है बिटवीन वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर क्या होता है कि एक ये डिस्टेंस है, इसके दरमियान कितनी नंबर ऑफ वेव्स मौजूद हैं। जैसे अगर ये आपके पास एक लेंथ है 1 सेंटीमीटर की, तो इसमें ये 1, 2 और ये 2.5, तो इसका जो आपके पास वेव नंबर बनेगा वो 2.5 सेंटीमीटर इनवर्स बनेगा। इस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है। सो पीरियड क्या है? द टाइम बिटवीन अ वाइब्रेशन, और एनर्जी आपको पता ही है क्या होती है, और इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब इस केस में जैसे मैंने बताया कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूज़ होती है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और इसकी यूनिट्स हैं नैनोमीटर में। ठीक है, जबकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होती है और इसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स, जो अभी मैंने जैसे बात बताई थी वेव नंबर में।
उसके बाद अगर आप रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ पे जाते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो है NMR। NMR इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, ये यूज़ होती है। एंड मैस स्पेक्ट्रोमीट्री MS कहते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसे AMU में यूज़ करते हैं। तो जो हमारा मेन एम्फेसिस है वो है अबाउट द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इस केस में क्या हो रहा है, यूवी विजिबल में अगर हम देखें, यूवी विजिबल में जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और वो कौन सा पोर्शन है, यूवी विजिबल पोर्शन। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जब वो आके उसे हीट करता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, यहाँ पे पाई टू पाई स्टार शो हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास IR एनर्जी की बात होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन क्या है कि दो जो एटम्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर थ्रू अ बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो उसके अक्रॉस ये दोनों के दोनों एटम जो हैं वो मूव करते हैं अबाउट एन एक्सिस। वाइब्रेशन क्या होती है कि अपने एक फ़िक्स पॉइंट के अगेंस्ट टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ है ये स्मॉल है और यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ है ये लार्ज है। तो एक्चुअली चेंज इन बॉन्ड लेंथ उसको हम जो हैं वो शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग की फॉर्म में, ठीक है। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इट मेजर्स द बॉन्ड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन अ मॉलिक्यूल एंड इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द फंक्शनल ग्रुप। इसका मेन फंक्शन क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन करना। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, इसके थ्रू हम डिफरेंट फ्रैगमेंट्स मेजर करते हैं। NMR के थ्रू हम हाइड्रोजन के और कार्बन के डिफरेंट आइसोमर्स डिस्टिंग करते हैं और अल्ट्रावायलेट के थ्रू हम डिटरमिन करते हैं बॉन्डिंग पैटर्न्स को। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो IR की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर कोई भी अननोन मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसका अगर हमें नहीं पता कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, देन यू कैन फाइंड आउट द फंक्शनल ग्रुप थ्रू IR स्पेक्ट्रम। अब IR रीजन जो है ये इंफ्रारेड, IR स्टैंड फॉर इंफ्रारेड। तो जस्ट बियॉन्ड द रेड इज़ द विजिबल रीजन, मतलब रेड से आगे जाएंगे तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये विजिबल रीजन आ जाता है। तो 2.5 से 25 माइक्रोमीटर की जो वेव लेंथ है वो IR रीजन में आती है और इसके लिए जो वेव नंबर है वो वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होगा, जो कि आएगा 4000 से 400। मतलब आप देखें 1/2.5 लें तो आपका आंसर आएगा 4000, और अगर आप 1/25 लें तो आपका आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। तो ये 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स, दीज आर द रेंज फॉर वेव नंबर्स। सो यहाँ पे हम इस रीजन को यूज़ करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। सो मोलेकुलर वाइब्रेशंस और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, वो क्या है। मॉलिक्यूल किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ एटम विच आर लिंक्ड बाय अ केमिकल बॉन्ड। तो अगर हम केमिकल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, जैसे देखें यहाँ पे जो दो एटम हैं उनके दरमियान बॉन्ड को हमने रिप्रेजेंट किया है थ्रू अ स्प्रिंग। तो अगर आप स्प्रिंग से कोई दो मैसेज अटैच कर दें तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेच होंगे, कंप्रेस होंगे, स्ट्रेच होंगे, कंप्रेस होंगे। तो इसके नतीजे में देखें वो क्या कर रहे हैं, वो टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से इसकी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो यह आपके पास क्या है, दीज आर वाइब्रेशंस। अब वाइब्रेशन में मॉलिक्यूल क्या करता है, एनी चेंज इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो, ठीक है। वो स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉन्ड्स की वजह से भी हो सकती है, बेंडिंग ऑफ द बॉन्ड की वजह से भी हो सकती है, या इंटरनल रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड की वजह से भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसा चेंज जिसकी वजह से शेप ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज हो उसे हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू मेन वाइब्रेशनल मोड हैं आपके पास।
फर्स्ट आ जाता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में क्या, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है। ये जो एटम हैं वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं अराउंड द सेंट्रल पॉइंट। दीज आर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड दे आर हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी वाइब्रेशंस होती हैं जितनी भी स्ट्रेचिंग होती हैं। अब स्ट्रेचिंग में टू टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती हैं स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिक, मतलब दोनों एटम बाहर की तरफ मूव करेंगे या अंदर की तरफ मूव करेंगे, दोनों की मूवमेंट जो है वो सेम है। ये नॉर्मली ऑब्ज़र्व होता है फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटॉमिक के लिए जैसे आपके पास देखें यहाँ कार्बन है, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, या इधर ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, इधर एक कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है इसके साथ हाइड्रोजन है। अब इस केस में क्या है कि इसमें 3 एटम इन्वॉल्व हैं और वो एक जैसे हैं, तो क्या होगा कि या तो ये बाहर की तरफ शो करेंगे या अंदर की तरफ शो करेंगे, तो ये कहलाएगी सिमेट्रिक। अब दूसरी केस में क्या है कि एक बाहर जा रहा है जबकि दूसरा अंदर आ रहा है, हो रहा इसमें एंगल ही चेंज है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो मूवमेंट है वो सिमेट्रिक नहीं है। एक अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो एक बाहर की तरफ जा रहा है, एक अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी इंक्रीज़ कर रही है। तो एक है सिमेट्रिक और एक है एसिमेट्रिक। इन दोनों में से अगर हम देखें तो जो एसिमेट्रिक है इट इज़ ऑफ हाई एनर्जी। तो ये थी फर्स्ट, दैट इज़ सिमेट्रिक। सेकंड आ जाती है बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होता है, बॉन्ड एंगल चेंज होता है, देयर इज़ चेंज इन बॉन्ड एंगल। ये कहलाती हैं बेंडिंग, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, ठीक है। अब देखें इसमें आपके पास एक है सिजरिंग, एक है ट्विस्टिंग, ठीक है। अगर दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में, मतलब ये आपके पास एंगल है ना 2-3 एटम के दरमियान, अगर दोनों इनवर्ड मूव कर रहे हैं या आउटवर्ड, जैसे सीज़र नहीं काम करती, सीज़र को अगर हम कैंची की तरह चलाते हैं तो सीज़र बंद होती है तो एंगल कम हो जाता है, खुलती है तो एंगल ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस वन। तो ये एक ही उसमें काम कर रही हैं, ठीक है। ये कहलाती है सीजरिंग। दूसरी आ जाती है ट्विस्टिंग, ये आउट ऑफ प्लेन होती है। आउट ऑफ प्लेन किस तरह से, एक या इसके अकॉर्डिंग ये बाहर को आ रहा है और ये जो है ये अंदर को जा रहा है, तो ये ट्विस्ट हो रहा है। जैसे 2 उंगलियां आगे पीछे अगर आप करें, दोनों उंगलियां सेम हैं और वो आगे पीछे हो रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, ये आउट ऑफ प्लेन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इन प्लेन अगर होगा, एक ही प्लेन में देखें, इसमें एक प्लेन है, ये अगर 3 एटम है तो ये एक ही प्लेन में सीजर कर रहा है, लेकिन इसमें अगर ये 3 एटम है तो एक बाहर को आ रहा है पॉजिटिव साइन के साथ और एक अंदर को जा रहा है नेगेटिव साइन के साथ, तो ये आउट ऑफ प्लेन हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे वाटर की है, तो वाटर में क्या है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रही है जो कि सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, ठीक है। और अगर हम बेंडिंग वाइब्रेशन देखें जैसे CH2 की, तो इन प्लेन रॉकिंग भी है, इन प्लेन सीजरिंग भी है। जैसे ये अगर आपके पास दोनों मूव कर रहे हैं, इस तरह से बॉन्ड चेंज हो रहा है, और इस केस में दोनों बाहर को आ रही हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। आउट ऑफ प्लेन में क्या होता है कि एक आपके पास जो है वो करीब आ रहा है और एक बाहर को जा रहा है, ठीक है। एक इधर को जा रहा है और एक भी बाहर को जा रहा है, मतलब एक अंदर आ रहा है एक बाहर आ रहा है, या इसी तरह से ये वाली, यानी ये दोनों के दोनों जो हैं ये एक किस्म का सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है। और इस केस में ये नियर आ रहा है पॉजिटिव साइन, ये बाहर जा रहा है नेगेटिव साइन, जो कि ट्विस्टिंग अभी मैंने आपको बताई थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आ जाती हैं और 4 जो है वो बेंडिंग वाइब्रेशंस आ जाती हैं। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की स्ट्रेचिंग बेंडिंग होंगी उतना ही मॉलिक्यूल में ज़्यादा नंबर ऑफ़ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। नॉर्मली एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या बेंडिंग और इंटरनल एंगल चेंज जो है, इसकी वजह से डायपोल मोमेंट चेंज होती है। सो इट इज़ एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दे आर IR एक्टिव, जबकि जो सिमेट्रिक है उसमें डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होती,
ठीक है। अब हमने देखा ये तमाम की तमाम मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अब वो चीज़ IR एक्टिव होती है जिसमें कि डायपोल मोमेंट चेंज हो, ठीक है, मॉलिक्यूल की सिमेट्री चेंज हो। तो जो इतनी भी एसिमेट्रिक है उसमें तो हो रही है, बट द सिमेट्रिक दे डोंट हैव। सो इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशन वो है, वो IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं जिसमें चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट हो रहा हो। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये आपके पास जो है मतलब जिसमें भी अगर डायपोल मोमेंट चेंज होगा तो वो आपके पास आ जाएगी। अगर मॉलिक्यूल में अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इसके एटम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एटम की अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 एक्सिस के अलॉन्ग, x, y एंड z। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर n नंबर ऑफ एटम है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगी, 3n, ठीक है, क्योंकि 3 एटम है तो 3n बनेगी। जैसे वाटर है, वाटर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन जाएगी, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल से वाटर है 3, ठीक है। तो अब देखिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या फंडामेंटल वाइब्रेशन वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, 3n-6 के। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल क्या थी, 3n, दैट इज़ 9, 3 × 3 9, उसमें से 6 को माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब ये हमने 6 को क्यों माइनस किया, क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल मूव करता है उसमें 3 तरह की मोशन है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। तो जो 6 हमने माइनस किया इसका मतलब है हमने उसमें से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को माइनस किया है, वी ओनली गेट वाइब्रेशनल। तो इसमें वाटर में कौन कौन सी हो रही है, एक हो रहा है सिमेट्रिक स्ट्रेच, ठीक है, दोनों बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट चेंज हो रही है जो कि हो रही है एट अबाउट 3652 सेंटीमीटर इनवर्स पे। दूसरी है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो कि से हाई एनर्जी पे होगी, जैसे मैंने आपको बताया था एट 3756, और एक हो रही है सिजलिंग। तो ये 3 वाइब्रेशंस हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल में अलाउड हैं। अगर हम लीनियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो आती है 3n-5। जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये 9-5 इसके लिए आ जाएगी 4, तो इसके लिए वाइब्रेशनल जो है वो 4 आएगी। तो इस केस में ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, सिजरिंग है, और इसके अलावा इन प्लेन सिजरिंग भी आ जाती है, ठीक है। ये आउट ऑफ प्लेन है, ये इन प्लेन है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो, जबकि नॉन लीनियर में जो है वो ये वाली सिजरिंग नहीं, ये वाली नहीं आती, जबकि इसमें ये चीज़ होती है। तो ये आपके पास 4 डिफरेंट प्लेन्स हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अगर आप गौर करें तो जो स्ट्रेचिंग है दे आर एट हाई एनर्जी, और जो बेंडिंग्स हैं दे आर एट लो एनर्जी। अब ये देखिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ये कहलाता है आपके पास IR स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें x एक्सिस पे है वेव नंबर्स इन सेंटीमीटर इनवर्स, और y एक्सिस पे है इंटेंसिटीज़। इसका इन्वर्स होता है ग्राफ, मतलब जिसकी सबसे लो ये ट्रांसमिटेंस, इंटेंसिटी नहीं है, इट इज़ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ठीक है। अब जिसकी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस सबसे कम है उसका मतलब है उसकी एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर। तो जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीक्स आ रही हैं, ये जो पीक्स आ रही हैं ये एक्चुअली वाइब्रेशन की पीक्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की ये डिफरेंट पीक्स आई हैं और ये स्पेक्ट्रम उसको शो कर रहा है। ये डिफरेंट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और इसको वही CH2 ग्रुप की एक्सप्लेन की गई है कि CH2 अगर ग्रुप आपके पास होगा तो इसकी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी 2925 पे, ठीक, सिमेट्रिक होगी 2850 पे। ये देखिए ये कार्बन है और ये इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन हैं। इसी तरह से अगर सिजरिंग और बेंडिंग इन प्लेन है तो वो 1465 पे, आउट ऑफ प्लेन है तो वो 1350 से 1150 पे, रॉकिंग बेंडिंग इन प्लेन है तो वो 720 पे, वैगिंग बेंडिंग आउट ऑफ प्लेन है तो वो 1350 से 1150।
तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं फॉर डिफरेंट वाइब्रेशंस। अब अगर हम इन तमाम एटम या मॉलिक्यूल्स में से देखेंगे कौन सा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा, तो सिर्फ ICL वो है जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जिस एटम की डायपोल मोमेंट चेंज होगी वो हमेशा क्या करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा। अब इस केस में तो आपके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन, सेम एटम्स हैं। जब एटम ही सेम है दोनों, तो उस केस में तो देयर इज़ नो चांस कि वो डायपोल मोमेंट क्रिएट हो। सही है। अब हम देखेंगे कि कौन से आयर एक्टिव हैं और कौन से आयर इनएक्टिव हैं। तो जो नॉर्मली पोलर बॉन्ड्स हैं दे आर आयर एक्टिव, क्योंकि उस केस में आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो डायपोल मोमेंट क्रिएट होती है। और जो नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं उसमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वीकली एब्जॉर्ब करते हैं या बिल्कुल ही एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है ना। उसके लिए फिर सिमेट्री देखी जाती है कि किस किस्म की सिमेट्री बनती है। तो यहाँ पे देखें ये HF को रिप्रेजेंट किया गया है एज अ स्प्रिंग मॉडल। ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस फॉर हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्जेस फॉर फ्लोरीन। और ये जो है वो चेंज हो रहा है कि जब ये कंप्रेस हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट चेंज हो रही है। अब जिस तरह से आपके पास चार्जेस इफ़ेक्ट करते हैं, इसी तरह मैसेज जो है वो भी इफ़ेक्ट करते हैं वाइब्रेशन को। अगर हम दो मॉलिक्यूल लें, हाइड्रोजन और आयोडीन, तो हाइड्रोजन का मोलेकुलर मास है 2 ग्राम जबकि आयोडीन का है 254 ग्राम। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही वेव नंबर कम होगा। तो अगर आपके पास बॉन्डेड एटम्स उनका मास कम है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें तो इसकी वाइब्रेशन आएगी 4111। ठीक है। जबकि अगर हम आयोडीन की देखें तो वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे आएगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? वेव नंबर है ये, म्यू बार 1/2 पाई सी। ठीक है। वेयर पाई आपको पता है क्या होता है? सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸8। F जो है वो फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है। जो कि सिंगल बॉन्ड के लिए है 5 × 10⁵, डबल के लिए है 10 × 10⁵ और ट्रिपल के लिए है 15 × 10⁵। और आगे जो M1 और M2 हैं, जैसे अगर HF की बात करते हैं हम, तो M1 हाइड्रोजन का मास है और M2 जो है वो फ्लोरीन का मास है। तो अगर हम इन सब को फाइंड आउट करें तो तब हमारे पास जो जिस फ्रीक्वेंसी पे इसकी एब्जॉर्प्शन है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ की, उसको भी हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ में कंसीडर करते हैं। और जनरली हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग डायपोल मोमेंट वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करते हैं इन IR रीजन। तो ये अगर हम देखें, अगर आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो म्यू की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है। सॉरी, म्यू कांस्टेंट होगा। अगर आपके पास देखें दो हैं बॉन्डेड एटम हैं, कार्बन और कार्बन, तो उस केस में कार्बन और कार्बन है तो मास तो सेम हो गया। ठीक है। तो म्यू आपके पास क्या रहता है? इट इज़ द रिड्यूस मास, जो डिपेंड करता है इन दोनों के मासेस के ऊपर। तो इस केस में हमारे पास एक्चुअली फ़र्क किसका आ रहा है? K का फ़र्क आ रहा है। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये होता है 15 × 10⁵। तो इसलिए इसके लिए जो म्यू बार की वैल्यू आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए K की वैल्यू होती है 10 × 10⁵, तो उसकी फिर म्यू बार की वैल्यू उससे कम आएगी। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए सबसे कम आएगी। तो अगर आपके पास दो बॉन्डेड एटम्स हैं और दोनों बॉन्डेड एटम सेम है तो उसके लिए हम रिड्यूस मास फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बोथ मासेस एंड डिवाइडेड बाय एडिंग देम। ठीक है। तो तब आपके पास जो है ये जो फोर्स फैक्टर है F, ये डिसाइड करता है कि कौन सी एब्जॉर्प्शन पहले होनी है और हाई फ्रीक्वेंसी पे होनी है और कौन सी लो फ्रीक्वेंसी पे होनी है। तो
आपके पास ये तमाम कांस्टेंट है, लार्जर द के वैल्यू हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी, लार्जर द एटॉमिक मैसेज लोअर विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम कार्बन कार्बन ट्रिपल डबल और सिंगल में देखते हैं तो के इस केस में इंक्रीज़ कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ कर रही है। और अगर हम मैस की बात करते हैं, कार्बन के साथ एक जगह हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक जगह कार्बन के साथ कार्बन है, फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इस तरह अगर हम देखें तो चूँकि यहाँ पे मैस इंक्रीज़ कर रहा है तो इधर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी। कार्बन हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है और कार्बन ब्रोमीन की सबसे कम है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो जनरल लॉ था, ठीक है, जिसमें कि हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज़ गिवन हैं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन कार्बन, चूँकि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में भी अगर हम देखें तो ड्यूटेरियम है उसका मैस ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और कार्बन कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल में देखें तो उस केस में भी हमारे पास ये सेम चीज़ नज़र आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है विद द इंक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी एंड डिक्रीज़ कर रही है विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। अब यहाँ से देखें एक कैलकुलेशन की गई है, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम फॉर द कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। चूँकि ये सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए फोर्स कांस्टेंट है 5 × 10⁵ अब यहाँ पे देखें ये तमाम वैल्यूज़ पुट की गई हैं, 1/2 पाई सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय के एम, ये तमाम वैल्यूज़ पुट की गई हैं। तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड म्यू बार की वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो है 1112 सेंटीमीटर इनवर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें कि हमने देखा कि IR रेडिएशंस क्या होती हैं और किस तरह मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं, वो कौन से अलाउड हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप म्यू बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपने जो घर के लिए काम करना है वो क्या करना है कि आपने ये कुछ मैं बॉन्ड्स बता रही हूँ, उसके लिए आपने म्यू बार फाइंड आउट करना है। एक है आपके पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, एक ये है। दूसरा है आपके पास नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तीसरा है आपके पास ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और फिर हम को रिलेशन डायग्राम से देखेंगे कि किस तरह से जो स्पेक्ट्रम हमें गिवन है उसकी बेसिस पे हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं एंड वी कैन डिटर्मिन। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।